हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है मैथ का, रिलेशन एंड फंक्शंस है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शंस किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलेशन पहला वर्ड है यहाँ पे रिलेशन। आप लोगों को पता होगा कि रिलेशन किसको कहते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वैसा ही है जैसे कि बाप बेटे के बीच में जो रिलेशन होता है, माँ बाप, भाई बहन, उसको हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन की बात की गई है पहले चैप्टर में, ये रिलेशन टू सेट ऑफ नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, टू सेट ऑफ नंबर्स। तो मैं यहाँ पे रिलेशन पहले डिफाइन करूंगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, हर एक पॉइंट लिखवाऊंगा मैं साथ साथ में। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे नोट्स बनाना चाहता है वो बना सकता है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट लिखवाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा साथ साथ। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूंगा। तो रिलेशन क्या बोला मैंने अभी? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो रिलेशन। ठीक है, रिलेशन इज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान? टू सेट्स ऑफ नंबर्स, टू सेट्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे टू तो आप लोगों को पता होगा, नंबर्स भी आप लोगों को पता होगा, और सेट्स यहाँ पे है। सेट्स किसको कहते हैं? अब ये मेन चीज है। जो सेट्स हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। अगर हमारे पास, ठीक है, ये सेट्स में डिफाइन कर रहा हूं, अगर हमारे पास ए दिया होगा, ए इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेट एक बन गया है, ए बन गया है सेट। किस 1, 2 का सेट यहाँ पे ये सेट है। ठीक है, ये सेट है, और हम हमारे पास टू सेट्स ऑफ नंबर्स है, तो दूसरा भी होना चाहिए। तो दूसरा कुछ भी लो, बी यहाँ पे लूंगा मैं, बी 3, 4। ठीक है, बी 3, 4। जो ये सेट है ना, सेट्स, इस सेट को हम कैपिटल लेटरों में लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स, आप याद रखना, कैपिटल लेटर्स। हम इसको चेंज नहीं करते हैं पर्सन टू पर्सन, ये याद रखना, हम इसको चेंज नहीं करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को तो समझाया है ये सेट्स क्या होता है। अब एक्चुअली जो सेट्स है ना, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगा, सेट डिफिनेशन भी लिखवाऊंगा साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे सेट्स की डिफिनेशन आप लिखो पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफिनेशन ऑफ सेट, उसके बाद आते हैं हम रिलेशन पे वापस। जो सेट्स है, मैंने आप लोगों को बोला पहला पॉइंट कि सेट्स जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड, और यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट्स। ठीक है, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ या एलिमेंट के साथ, और हम इस सेट को पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी लिखूंगा, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट मैंने बोला है, हम जो ये सेट है इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा पार्ट जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, चौथा पॉइंट सेट के रिगार्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था जेई में भी इससे पहले। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है, यहाँ पे टू सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, टू सेट ऑफ, अगर हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट भी साथ में लिखवाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फाइनाइट सेट, उसको हम कहते हैं इज नोन एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। अब आते हैं हम रिलेशन पे वापस। अब क्या बोला गया है हमें? यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दो हैं, सेट दो दिए गए हैं। अब हमें इन दो सेटों को रिलेशन देखना होगा कि रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा ए और बी। ठीक है, ए इसके बराबर है 1, 2, और बी यहाँ पे 3, 4। यहाँ पे मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, बी यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 और 4।
अब हमें रिलेशन देखना होगा इसको। रिलेशन तो कैसे देखेंगे? अगर हम ए क्रॉस बी, जो यहाँ पे क्रॉस में लिखा है इंटू है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन है। ठीक है, ए को रिलेशन बी के साथ क्या है? अगर हम देखेंगे वन, यहाँ पे वन, वन को क्या करना है हमें? वन को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? थ्री के साथ। और वन, फिर वन को करना है हमें फोर के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा। और इसके बाद बचा है टू, टू को हम थ्री के साथ करेंगे और टू को हम फोर के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमें रिजल्ट? तो यहाँ पे चेक करेंगे रिजल्ट क्या आएगा। तो एक तो आएगा 1 3, 1 4, 2 3 एंड 2 4। ये चार रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 4 लिखूंगा। ये हमारे पास चार रिजल्ट आ गए हैं। अब हमें रिलेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया होगा जिसमें ए और बी दिया होगा वहां से। ठीक है, हमें रिलेशन देखना होगा। रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ऑफ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसको हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, रिलेशन ऑफ सबसेट में ए और बी का हमें देखना होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में इसको लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशन किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे हम? देखो, अगर हमारे पास रिलेशन आर कुछ दिया होगा एक्स कामा वाई। ठीक है, एक्स कामा वाई कुछ दिया होगा सच देट वाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लिखो। वाई का वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x। यहाँ पे वाई का वैल्यू 2x दिया होगा। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये यहाँ पे रिलेशन कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी, कौन सा सेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं? बहुत ही ईजी है। अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2x है, ठीक है, जो ये यहाँ पे 1 है पहला, इस 1 को x कहते हैं हम, और इस 3 को y कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी x और इसको y। ठीक है, इसको y, पहली टर्म x होती है और दूसरा y होता है यहाँ पे। ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी साथ साथ, आप ये याद रखना। तो हमें क्या करना है? देखो, हमें यहाँ पे y का वैल्यू 2x दिया गया है। अब हमें देखना होगा कि कौन सी टर्म इसमें मैच होगी, वो इसका सेट होगा। यहाँ पे अगर y, यहाँ पे 2 इंटू वाई का वैल्यू लेंगे x, x क्या है यहाँ पे? पहली टर्म में 1। ठीक है, इसमें x1 है, इसमें x1 है, इसमें x2 है, इसमें x2 है। ठीक है, 2 इंटू अगर 1 लेंगे तो कितना निकलेगा? 2 पहली टर्म में। और दूसरे में क्या निकलेगा? 2 इंटू, दूसरे में भी क्या है? 1 है, इसमें भी 2 ही निकलेगा। तीसरे में क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। ठीक है, 2 इंटू 2 यहाँ पे होगा 4। और चौथे में क्या होगा? 2 इंटू एक्स का वैल्यू फिर से 2, तो कितना होगा? 4। तो देखो यहाँ पे सेट अगर हमारे पास देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आया है 2 पहले सेट में। तो यहाँ पे क्या है? पहले सेट में यहाँ पे y का क्या है? 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला खत्म। दूसरा, यहाँ पे y का, अगर y का वैल्यू यहाँ पे दूसरे में 2 निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, ये भी खत्म। तीसरा, यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी खत्म। चौथा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, चौथे में 4 है। देखो, चौथे में यहाँ पे 4 हमारे पास आ गया है। तो इसका मतलब हमारा एक सेट निकल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेट निकल के आ गया है। मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। उतना भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी वे से आपसे समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हमारी टर्म बनेगी, मैं इसको साइड में लिखता हूँ, इस फॉर्मूला को। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं साइड में लिखता हूँ। जस्ट मिनट, मैं पहले आपको सोल्यूशन निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट आएगा आर किसके बराबर आएगा? 2,4। ये चौथी टर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैच होता है रिलेशन में 2,4। तो ये हमारे पास सेट निकल के आ गया है 2,4। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। मैं यहाँ पे जो ये टर्म यहाँ पे मेंशन करूंगा, ये वाली टर्म, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखना है। यहाँ पे रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा
थोड़ा सा डोमेन और रेंज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला, एग्जांपल यहाँ पे लूंगा मैं, ए क्रॉस बी हमारे पास ऐसे दिया होगा 1 3 1 4 1, ठीक है। यहाँ पे 1 3 1 4 दिया होगा, ठीक है। और इस 1 को हम क्या कहते हैं, एक्स लेते हैं, और इस 3 को वाई लेते हैं, और इस एक्स को हम कहते हैं डोमेन। इस एक्स को कहते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखूंगा डोमेन, और इस वाई को कहते हैं हम रेंज। इस वाई को कहते हैं रेंज। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब हमारे पास क्या बचा है, फंक्शन। फंक्शन कुछ भी नहीं है। देखो फंक्शन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक इनपुट देंगे, एज एग्जाम्पल हम एक इनपुट देंगे, कैलकुलेटर हमारे पास होगा, उसमें हम इनपुट एक देंगे 2 + 1, हमने एक इनपुट दिया है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा 2 + 1 कितना हो गया, 3, इसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये फंक्शन इसी को हम कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा है डोमेन एंड रेंज, डोमेन जो होता है, ठीक है, डोमेन और रेंज, इसको हम फंक्शन कहते हैं। ये बहुत ही ईजी है, फंक्शन आप लोगों को पता होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन को, इन सिंपल वर्ड्स, अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट वायर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्ट वन आउटपुट। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ पहले। तो फंक्शन भी आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं अब बताऊंगा, यहाँ पे मैंने सेट के रिगार्डिंग बोला है, इसके बाद में टॉपिक नेक्स्ट जो होगा सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं सबसेट के रिगार्डिंग। देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट का जो सिंबल है, अभी मैंने बोला है सबसेट, सिंबल जो होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये सिंबल रहता है इसका, ठीक है, ये सिंबल रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर में जो मैंने जो लिखा है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है, इसको सिंबल कहते हैं सबसेट का, सबसेट ऑफ सिंबल। जैसे कि अभी हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे, रिलेशन ऑफ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, आप याद रखना सबसेट का सिंबल है। अब सबसेट किसको कहते हैं, समझो मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज लिया है मैंने, ठीक है, इसमें यहाँ पे सबसेट, देखो यहाँ पे एक इमेज लिया गया है, ये पूरा जो सर्कल है ये बी है, छोटा सर्कल यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे ये साइड वाला सर्कल सी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा ए का वैल्यू क्या है, ए ऑफ सेट ए किसके बराबर होगा 1, ए के अंदर 3 आता है, ए के अंदर 5 आता है, और बी के अंदर क्या आता है, बी के अंदर आता है 1b, ठीक है, 1b आता है, 2b आता है, 3b आता है, 4b और 5b, 1 2 3 4 5, ठीक है। सी के अंदर आता है 2 and 8, बस 2 and 8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास बोला गया होगा कि आप सबसेट निकालो इसका, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हमें सबसेट बोलना है, इसका सबसेट क्या है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहला हम यहाँ पे देखेंगे जो ए है, यहाँ पे जो ए है, ये वाला 1 3 5, ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है, बी के अंदर है, बिल्कुल है, ए बी के अंदर है। तो इसका मतलब जो ए है ये प्रॉपरली सबसेट ऑफ बी है, प्रॉपरली सबसेट ऑफ बी। तो हम मैं ऐसे लिखूंगा नीचे, पहला पॉइंट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सबसेट बी, ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे सी, ठीक है, ए और बी तो हमने देखा है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। अब सी का देखें, अगर हम देखेंगे यहाँ पे सी यहाँ पे बाहर है, 8 यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे बी को, अगर बी के अंदर अगर हमें देखना होगा क्या क्या सी सबसेट बी का है, क्या ये सी सबसेट बी का है। बी के अंदर सारे वैल्यूज आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, सी के 2 and 8 आते हैं। तो क्या हो सकता है ये, इम्पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे भी लिखेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी,
ठीक है, नॉट सबसेट ऑफ बी यहाँ पे मैंने ऐसे मेंशन किया है। तो हम सबसेट का यहाँ पे डेफिनेशन कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे सबसेट डेफिनेशन। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ सेट बी, ठीक है, इफ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ सेट बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसेट की डेफिनेशन लिखूंगा, इफ every member of set A is also a member of set B, then A is a subset of B. तो we write हम ऐसे लिख सकते हैं, we write A subset of B, A is subset or equal to B, ठीक है, we can say A is a container in B, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, A is container in B। तो ये था सबसेट, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा, सबसेट का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जांपल सबसेट के रिगार्डिंग, अगर x यहाँ पे दिया होगा 1 3 5 और y दिया होगा कुछ भी 2 3 4 5, ठीक है, 6, कुछ भी लिखो, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या ये सबसेट है, क्या ये सबसेट है, x क्या सबसेट है y का, या y सबसेट है x का, ये हमें देखना है। अगर हम देखेंगे x में क्या है 1 3 5 और y में है 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 3 5 और y में है 2 3 4 5 6, तो जो x है x में 1 है y में 1 नहीं है, ठीक है, y में 1 नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब एक दूसरे में एलिमेंट है ही नहीं आपस में इक्वल, ठीक है ही नहीं मौजूद, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसेट ये नहीं होंगे। तो मैं लिखूंगा x इज नॉट ए सबसेट ऑफ y, ठीक है, क्यों x इज नॉट सबसेट ऑफ y, बिकॉज मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज द एलिमेंट 1 इज इन x बट नॉट इन y, दैट इज ऑल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं सबसेट को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, दैट इज द बेस्ट वन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ही इजी है, बस आपको कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस कौन कौन से टाइप्स है। पहला जो है एमपीटी रिलेशन होता है। एमपीटी रिलेशन क्या होता है, सीधी सी बात है, एमपीटी मतलब खाली, आप लोगों को पता होगा एमपीटी मतलब खाली। तो हम जो एमपीटी हैं इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई है ना, फाई आप लोगों को पता होगा, ठीक है, फाई यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो आर है रिलेशन इज इक्वल टू फाई, इसको हम एमपीटी कहते हैं। अब ये एमपीटी होता क्या है, ठीक है, जो एमपीटी है ये एक रिलेशन है जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता है दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले देखो कैसे समझाऊंगा मैं आपको। मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। एन एलिमेंट रिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट, ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ ए सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा मैं r इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखूंगा मैं r इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास a क्रॉस b होगा, मैं ऊपर वाली एग्जांपल फिर से लूंगा, a क्रॉस b होगा किसके बराबर होगा 1, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट दिया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होगा, r दिया होगा x, y और सच देट x का या y का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, सच देट यहाँ पे मैं लिखूंगा y का जो वैल्यू होगा वो होगा x क्यूब, ठीक है, x क्यूब मैंने यहाँ पे लिया है,
एक्स क्यूब, ऊपर क्या लिया था मैंने अभी मैंने तो एक्स लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यही एग्जांपल वापस यहाँ पे रिपीट किया है। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया था 2,4 ये वाला, अब यही सेम हमें देखना है इसमें। यहाँ पे वाई का वैल्यू कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे, बस इतना मैंने चेंज किया है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, फिर से हमें वही करना होगा। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू देखना होगा हमें। तो कैसे देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये x है, ये y है, तो y किसके बराबर है, एक्स क्यूब। तो y x किसका वैल्यू क्या होगा, 1 क्यूब। 1 क्यूब किसके बराबर होगा, 1। दूसरे में आएगा 1 क्यूब, फिर से ये 1 होगा। तीसरे में आएगा 2 क्यूब, कितना आएगा, 8, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 8। चौथे में भी 8 ही आएगा। अगर देखो 1 और 2 में देखेंगे, पहले में 3 है, यहाँ पे 1 ही आ गया है y, तो खत्म। दूसरे में 4 है, इसमें भी 1 है, ये भी खत्म, दूसरा भी खत्म। तीसरे में 3 आता है, तीसरे में यहाँ पे 8 आता है, ये भी नहीं आता है। चौथे में 4 आता है और चौथे में यहाँ पे 8 आता है। तो इसका मतलब कोई यहाँ पे हमें मैच नहीं हुआ है, कोई सेट नहीं बना है, तो इसको कहते हैं एमपीटी सेट, ठीक है। इसको हम एमपीटी सेट कहते हैं। दैट इज ऑल, इतना ही था। ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिक से मैं थोड़ा बेसिक्स भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। जब आप लोगों को बेस अच्छा होगा तो फ्यूचर में आप टिक पाओगे अच्छे से, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, आर किसके बराबर होगा। अब एमपीटी 5 कैसे लिखते हैं हम, या हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या आप 5 आर इक्वल टू 5, ठीक है, आर इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हो। तो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, यूनिवर्सल तो आप लोगों को ने सुना ही होगा नाम। यूनिवर्स मतलब सब कुछ, दुनिया जैसे कि है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरों की बात हो रही है रिलेशन में, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बोला गया है हमें जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम कहते हैं फुल रिलेशन, दूसरा नाम, ठीक है, फुल रिलेशन। ये एक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं आपस में मिलजुल के मतलब मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखूंगा, मैं समझाऊंगा उसके बाद। देख मैं यहाँ पे लिखूंगा ए यूनिवर्सल, या मैं लिखूंगा और फुल रिलेशन, ठीक है। और फुल रिलेशन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ये आप लोगों को इंग्लिश तो समझ आया होगा मैंने क्या बोला है, ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा, देखो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल एक लूंगा मैं यहाँ पे, अगर हमारे पास ए और बी दिया गया है, ए और बी दिया गया है, ए इंटू बी क्या दिया गया है, फिर से लेंगे 1 3 1 4 1, ठीक है, 2 3 2 4, ठीक है, दिया गया है। अब क्या होगा, अब अगर हमारे पास इसमें से हर एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है, हर एक रिलेशन मिलेगा, जैसे कि ए बी रिलेशन आएगा 1 और 3, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर रिलेशन जो हमें आंसर लास्ट में मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आर हमें लास्ट में मिलेगा ए क्रॉस बी, ठीक है। जितने भी टोटल हैं सब के सब आ गए हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। हो गया यूनिवर्सल रिलेशन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिलेशन के जो कुछ पार्ट्स रहते हैं, मेन पार्ट्स जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसी पे क्वेश्चंस हैं हमें, ठीक है। पहली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिफ्लेक्स रिलेशन। रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव तो आप लोगों को पता होगा। देखो इन शॉर्ट में आपको, अगर हमारे पास आईना एक है, ठीक है, आप आईने के पास खड़ा रहोगे तो आपको अपना ही आप नजर आएगा कि नहीं, ठीक है, अपना ही आप नजर आएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इनपुट देंगे 1 तो हमारे पास आउटपुट भी 1 ही आएगा। इन शॉर्ट इनपुट देंगे 1, आउटपुट 1 आएगा। जैसे कि हमने ऊपर क्या दिया है 1, ठीक है, पहला जो है 1 कामा 3 है, यहाँ पे आएगा 1 कामा 1 अगर होगा
तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ। इन शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, या और मैं लिखूंगा इन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट्स मैप्स टू इटसेल्फ। अब एग्जांपल एक लूंगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी लेंगे हम। ए क्रॉस बी में अगर आएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है, जो आप लिखो ये बस सेम आना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन पे। अब सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? देखो, अगर हम यहाँ पे इनपुट देंगे, ठीक है, ऐसे समझाऊंगा मैं, इनपुट हम देंगे 1 और 2, हमारा उल्टा वहां से आएगा 2, 1, ठीक है, हमारा उल्टा वहां से आएगा, तो यहाँ पे इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। या मैं ऐसे भी आप लोगों को समझाऊंगा, जो सिमेट्रिक है, ठीक है, जो सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर हमारे पास ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर, ए होगा बी के बराबर, और उसके बाद बी भी होना चाहिए ए के बराबर, ठीक है, बी भी होना चाहिए ए के बराबर। तो इसका मतलब बी कमा ए बिलोंग करता है आर को, और ए कमा बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले डिफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा भी थोड़ा सा। मैं लिखूंगा इन ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इफ अगर हमारे पास ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर, ये ट्रू है, ठीक है, देन बी भी होना चाहिए, बी इज ऑल्सो ट्रू। क्या मतलब इसका? बी इज ऑल्सो ट्रू, तो इसका जो मतलब होता है, इन अदर वर्ड्स में ऐसे बताऊंगा, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ए रिलेशन आर, अगर हमारे पास रिलेशन आर होगा, आर इज सिमेट्रिक ओनली इफ, अगर ए कमा बी दिया होगा बिलोंग करता है आर को, ठीक है, ये ट्रू है, इज ट्रू, ठीक है, जो ऊपर अभी लिखा है मैंने, इज इक्वल टू पी, और बी इज ऑल्सो ट्रू, और बी भी बिलोंग करता है आर को, तो इसका मतलब है ए और बी करेगा, वो ए और बी भी करेगा बिलोंग आर को, ठीक है। इनवर्स मतलब समझो, ए बी और बी ए, इनपुट ए बी और बी ए आएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। आप थोड़ा सा सिमेट्रिक को म्यूचुअल भी कह सकते हैं, थोड़ा इनवर्सली म्यूचुअल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विल बी आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक 1,2 लेंगे, और यहाँ पे आएगा 2,1, ठीक है, यहाँ पे सबसेट ऑफ 2,1। अब बचा है फोर्थ पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं? देखो, अगर हमारे पास सबसेट कुछ दिए होंगे, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? एक्स और वाई, यहाँ पे जो अभी हमने लिखा है एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, उसके बाद वाई और जेड, जेड और एक्स, ये तीनों आपस में किसके बराबर होता है? बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है, ये तीनों बिलोंग करना चाहिए आर को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एक्स कमा वाई, ठीक है, इफ एक्स कमा वाई बिलोंग करते हैं आर को, कमा वाई कमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स आर, एंड देन तीसरा भी करना चाहिए, एक्स कमा जेड भी करना चाहिए बिलोंग आर को, तभी हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन उसको, ठीक है, तभी हम ट्रांजिटिव रिलेशन उसको कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा अगर हमारे पास ए, ठीक है, ए को रिलेशन है बी के साथ एंड बी को रिलेशन है सी के साथ, तो इसका मतलब ए को रिलेशन होना चाहिए आर के साथ, ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट में ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, सीधी सी बात है। जब यहाँ पे एक रिलेशन बी के साथ होगा, बी भी रिलेशन सी के साथ होगा,
तो ए ज़रूरी होना चाहिए सी के साथ रिलेशन में, तभी हम ए बी सी बिलोंग करना चाहिए, तीनों के तीनों बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तीनों के तीनों बिलोंग करने चाहिए आपस में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट जो है इक्विवेलेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? देखो इन शॉर्ट में बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको हम कहते हैं जो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों सेटिस्फाई कंडीशन करते होंगे, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सीधी सी बात है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन आर इज अ सेट ए, ठीक है, a relation R is a set A, an equivalence relation if R is reflexive, ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों के तीनों इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सरसाइज पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो वो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं हम। तो दीजिए मुझे तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाया भी आपको साथ साथ, और लिखवाऊंगा भी हर एक पॉइंट, ठीक है। तो कोशिश करूंगा हर एक बच्चे को अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, तो मुझे यहाँ तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।